नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर। देखिए साथियों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पर्यावरण का दूसरा अध्याय। अर्थात हम 25 अप्रैल को होने वाले रीट यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्र परीक्षा को नज़र रखते हुए हम यह टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए साथियों, इस पर्यावरण प्रैक्टिस सेट या हमारे EVS के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसमें सम्मिलित की गई है। देखिए, चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। देखिए साथियों, अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हमारे, देखिए साथियों मैं बताता हूँ, अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जैविक रूप से मिट्टी में मिल जाते हैं। अब इसमें पूछा है कौन सा अपघट्य पदार्थ है। अब देखिए साथियों, क्या प्लास्टिक मिट्टी में मिल जाएगी? नहीं। पॉलीथीन नहीं गलती है। शीशा नहीं गलती है। तो अर्थात इसमें से कौन सा अपघट्य पदार्थ है? तो इसमें से कोई सा भी अपघट्य पदार्थ नहीं है। ये क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो अपघट्य पदार्थ समझ गए जो जैविक रूप से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन और शीशा, ये शीशा है, शीशा मिट्टी में नहीं मिलते, अर्थात ये हमारे अपघट्य पदार्थ नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए साथियों, डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हमारे जम्मू कश्मीर के, डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है हमारा डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रेरणार्थक कौन है, यानी कि चिपको आंदोलन किसकी अध्यक्षता समिति में चला गया था। तो हमारे साथियों, एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो हमारा चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में चला गया था। देखिए हुआ क्या था, जब एक कंपनी उत्तराखंड के चमोली राज्य में अपना विकास करने के लिए स्थापित होने के लिए आई, तो वहाँ पर पेड़ों को काटने की एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो पेड़ों को काटने के लिए वहाँ जब कर्मचारी आए, उस कंपनी के कर्मचारी आए, तो वहाँ के लोगों ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया और पेड़ों की कोलियाँ भरवा दी। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर तुम पहले पेड़ों को काटोगे तो पहले हमें काटना पड़ेगा। तो अर्थात उसी को चिपको आंदोलन का रूप दिया गया। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में चला गया था 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था ये, चमोली जिले से, उत्तराखंड के। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर होता क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर है हमारे टाइगरों को संरक्षित करने के लिए एक मिशन की शुरुआत करी गई, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर हमारे सुरक्षित रहें और उनका जीवन काल बना रहे। तो अर्थात यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। और यह कौन से राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ किया गया? तो जिम कारपेट यानी कि जो उत्तराखंड का जिम कारपेट नेशनल पार्क से इसका प्रारंभ किया गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। अर्थात देखिए हमारे जो समुद्र है उनमें कितने प्रतिशत जल पीने योग्य होता है। तो साथियों, उसमें पीने योग्य जल क्या 97.20% होता है, नंबर 2.15% होता है, 0.65% होता है, या 0.00% होता है। तो देखिए दोस्तों, समुद्र का जो जल होता है
वो हमारा 0.65% पीने योग्य होता है। ये हमारा पीने योग्य होता है। बाकी इसमें क्षारीय लवणता के कारण ये हमारा पीने योग्य पानी नहीं होता बाकी प्रतिशत। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BOD 5 क्या है? बोर्ड 5 क्या है? अर्थात बोर्ड 5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो अर्थात इसका ऑप्शन है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अर्थात इसका अर्थ होता है वायु और जल में। यह एक मापन यंत्र है ये, जो वायु और जल में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगा लेता है, वो भी विदिन 5 डेज। तो अर्थात हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह प्रभाव तो यूवी रेडिएशन द्वारा होता है क्या? नंबर 2 गामा रेडिएशन या एक्स किरणें रेडिएशन या इंफ्रारेड। तो दोस्तों यह हमारा होता है इंफ्रारेड। ये हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? ये होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लंदन ध्रुव पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, लंदन ध्रुव क्या है? लंदन ध्रुव में सुबह के समय, यानी कि शीतकाल के समय, लंदन में शीतकाल के समय लंदन में वायु प्रदूषण पाया जाता है, जो कोहरे के रूप में होता है सुबह मॉर्निंग समय। तो उसे ही हम लंदन ध्रुव कहते हैं। अर्थात ये लंदन से ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो शीतकाल ग्रीष्मकाल में दिन में, ग्रीष्मकाल सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय नहीं होता है, दिन में नहीं होता है, सुबह के समय, ग्रीष्मकाल में नहीं। तो अर्थात शीतकालीन में, जैसे हमारे यहाँ कोहरा आता है, ऐसे लंदन में सुबह वायु प्रदूषण होता है, जिसमें धूल के कण बहुत अधिक पाए जाते हैं, कोहरा सा छाया रहता है। तो इसलिए शीतकाल में सुबह के समय, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। शीतकाल के समय सुबह, मॉर्निंग में, शीतकाल में सुबह के समय, शीतकाल में इसका आंसर है शीतकाल में सुबह के समय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जो हमारा एक तीव्र भंवर जो होता है समताप मंडल में, तो देखिए दोस्तों से समझते हैं, यह हमारा पाया जाता है क्षोभ मंडल की ऊपरी परत, इसकी ऊपरी परत, और समताप मंडल की निचली परत, समताप मंडल की नीचे की परत। इसमें हमारा यह है समताप मंडल में यह हमारा पाया जाता है, समताप मंडल के नीचे की परत और क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में। अर्थात यह इसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय समताप मंडल बादल कहते हैं। इसे कहा जाता है ध्रुवीय बवंडर, यानी कि इस वाले हिस्से में पाया जाता है। इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है। हवा का संवहन होता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से।
अब अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी। देखिए यह एक बहुत ही भयंकर घटना हुई थी, भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था। तो वह कौन सी गैस थी, तो हम सभी जानते हैं भली भांति, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट के एक हमारी गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल में बहुत ही भयंकर बीमारियों का जन्म हुआ था। अब अगला प्रश्न है, श्वेत फेफड़े कैंसर होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या एस्बेस्टस से होता है, पेपर से होता है, या टेक्सटाइल से होता है, सिलिका से होता है। तो देखिए दोस्तों, एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसमें जो मज़दूर काम करने जाते हैं, जो कर्मचारी उस कंपनी में काम करने जाते हैं, तो वायु यानी कि सांस के माध्यम से उनके फेफड़ों पर रुई सफ़ेद रुई होती है, उस रुई के छोटे छोटे कण जम जाते हैं, जिसे हम श्वेत कैंसर कहते हैं। तो यह एक टेक्सटाइल कंपनी के माध्यम से होता है, टेक्सटाइल कंपनी से होता है, टेक्सटाइल कंपनी, एक टेक्सटाइल कंपनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के कारण होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, हमारा यह हमारी घटना 6 अगस्त 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान का एक द्वीप है हिरोशिमा, उस पर परमाणु बम गया था सर्वप्रथम, पहली बार परमाणु। तो ये हुई थी हमारी 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को द्वितीय परमाणु बम, जो इसका द्वीप है एक नागासाकी, और पहला वाला जो गिराया था वो गिराया था हिरोशिमा। ये द्वीप हैं जापान के। यहाँ पर फर्स्ट बार परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त को, और यहाँ पर दूसरा 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी द्वीप पर। द्वीप ने एक हिरोशिमा शहर और नागासाकी शहर है। अब अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। तो देखिए दोस्तों, ताजमहल का रंग जो फीका पड़ा, ताजमहल पर जो धब्बे पाए जाते हैं वो अम्लीय वर्षा के कारण पाए जाते हैं। तो वन मंत्रालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने वन मंत्रालय को यह आदेश दिया कि ताजमहल के आसपास जितना भी एरिया है वहाँ पर वन यानी कि पेड़ों को अधिक से अधिक लगाया जाए। तो यह कब आदेश दिया, तो 1994 में यह आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन मंत्रालय को कि ताजमहल के आसपास के इलाकों में पेड़ों का रोपण किया जाए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। देखिए शांत घाटी, हमारी शांत घाटी क्या, 2 घाटियाँ में, एक शांत घाटी एक फूलों की घाटी। तो हमारी शांत घाटी भारत के केरल राज्य में, हमारी शांत घाटी ये हमारी केरल राज्य में। और एक हमारी है फूलों की घाटी, अगर पूछ ले तो ये हमारी है उत्तराखंड के भी चमोली ज़िले में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कणकीय प्रदूषण ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का, साइक्लोन कलेक्टर का, या फैब्रिक फिल्टर का, या उपरोक्त सभी का। तो कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए दोस्तों
इसका भी और इसका भी, इसका फैब्रिक फिल्टर का भी, यानी कि उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है कण के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2000 निर्देशित करता है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण निर्देशित करता है, ध्वनि प्रदूषण होता है जो हमारे तेज लाउड स्पीकर आदि होते हैं उनके माध्यम से जो आवाज़ होती है, जैसे अब लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के या किसी भी सभा में तीव्र ध्वनि के प्रयोग होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, पटाखों के लिए कुछ ही राज्यों को बैन करा गया है, जैसे दिल्ली में अधिक प्रदूषण होता है तो पटाखे केवल दिल्ली में बैन है, दिल्ली में, अर्थात इसका दूसरा और तीसरा यानी कि बी और सी, ये हमारा बी और ये सी, तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात यह किसी एक विशेष राज्य के लिए होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजाति को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। देखिए ICU एक मंत्रालय है, ICU यह एक पुस्तक का प्रकाशन करता है, उसका नाम है रेड डाटा बुक, अर्थात विलुप्त रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक इसका प्रकाशन करता है। इसमें वह संकटग्रस्त जो विलुप्त की कगार पर होती हैं उन वाले जानवरों को रखा जाता है, तो उसे रेड डाटा बुक में। अब देखिए बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। अब बिश्नोई संप्रदाय जैसे हमारे आर्य समाज हो गया, ब्रह्मा समाज हो गया, ऐसे ही हमारा एक बिश्नोई समाज है जिस संप्रदाय को स्थापित किया था वह थे हमारे गुरु जम्बेश्वर के द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। अब गुरु जम्बेश्वर को एक नाम से भी जाना जाता है, गुरु जम्बेश्वर, जिनके गुरु जम्भो जी कहते हैं इन्हें, गुरु जम्भो, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में बिश्नोई समाज की स्थापना की थी, जिन्हें गुरु जम्भो भी कहा जाता है और जम्बेश्वर दास भी कहा जाता है। इन्होंने 15वीं शताब्दी में बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पाया जाता? देखिए हमारी पृथ्वी में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता के कारण, यानी कि CO के कारण यानी इसकी अधिकता के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों के छोटा होना, आकार में छोटा होना, गिरना, यह हमारा CO के कारण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। देखिए अगर हम रेडियो सक्रिय पानी का यूज करते हैं तो इससे हमारा आँखों से पानी गिरना, कैंसर, DNA विखंडन आदि बीमारी हो जाती हैं। तो हमारा ये उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। देखिए महासागरों में जल की स्तर की वृद्धि का कारण ध्रुवों पर जो बर्फ़ होता है उसका पिघलना, अर्थात गर्मी के कारण ताप की अधिकता होने के कारण हमारे ध्रुवों पर जो बर्फ़ है उसका पिघलना, अर्थात ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना हमारे समुद्र में जल स्तर बढ़ाता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम हमारे जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर या जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे इसमें सभी ऑप्शन जीन बैप्टिस्टे दिया है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
तो हमें याद रखना है जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जीन बैप्टिस्टे ये अपना फ्यूरियर ने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव को पहचाना था। अब अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए दोस्तों, फ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी सभी गैसें वैश्विक तापमान यानी कि हमारी जितना भी ताप बढ़ रहा है सभी गैसों के कारण बढ़ रहा है। तो अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि सभी के कारण, इन सभी के कारण। इसके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो देखिए, अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, हमारी गैस है एक सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये SO2 अगर हमारी वर्षा होती है, वर्षा में विलय करके, वर्षा में मिलकर ये हमारी क्रिया करती है, तो हमारी एक ये होता सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ए और बी दोनों क्रिया करके ये बनाती है, नाइट्रिक अम्ल बनाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो ये हमारी कौन सी वर्षा में अम्ल में उपस्थित होता है? तो SO2 SO4 होता है, HNO3 होता है। तो अर्थात इसमें ए और बी दोनों सही जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।